केंद्र में सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। बेकाबू महंगाई से आम आदमी परेशान है। खाने पीने के सामान, तेल और जरूरत की दूसरी चीजों की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ है। नतीजा, सरकार परेशान है। अगले ही महीने वर्तमान एनडीए सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। मोदी के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई से बजट सत्र शुरू होगा। 8 जुलाई को रेल बजट पेश किया जाएगा। वहीं 9 जुलाई को आर्थिक सर्वे आएगा और अगले दिन यानी 10 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली महंगाई पर ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और वाणिज्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की, जिसमें 22 जरूरी चीजों की कीमत पर नजर रखने का फैसला किया गया। बढ़ती कीमतों को रोकने के उपायों पर विचार हुआ। राज्यों को जमाखोरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वित्त मंत्री ने प्याज की तरह आलू का भी न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने की बात कही है। साथ ही जेटली ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो खाद्य तेलों का आयात भी किया जाएगा। दिल्ली में मदर डेयरी के आउटलेट से प्याज बेचने का ऐलान भी किया गया। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय सचिव केशव देशी राजू ने देश के सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर जमाखोरों पर शिकंजा कसने का फरमान जारी किया था। उन्होंने इसी महीने 4 जून को चिट्ठी लिखी थी। आज तक को हाथ लगी चिट्ठी में केंद्रीय सचिव ने कहा है कि खाने वाली चीजों के दामों पर काबू रखना नई सरकार की पहली प्राथमिकता है और पिछले कुछ बरसों से जमाखोरी और कालाबाजारी पर राज्य सरकारें गंभीर नहीं है। रेल किराए में बढ़ोतरी का इशारा करने वाले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने तुरंत अपने रुख में बदलाव किया। अब उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय के बाद ही यात्री किराया और माल भाड़े में इजाफे पर कोई फैसला किया जाएगा। गौड़ा के मुताबिक बहुत जल्द वो पीएम से मिलेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बातें कही। बजट को लेकर जेटली से मुलाकात में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। राज्यपालों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति भवन को भेज दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को यूपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायण से भी इस्तीफा देने को कहा गया है। आज वो भी अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात भी की थी। बीएल जोशी के इस्तीफे के बाद कई दूसरे राज्यों के राज्यपाल को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसमें केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित, राजस्थान की मार्गरेट अल्वा, गुजरात से कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण और त्रिपुरा के देवेंद्र कुंवर के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक शीला दीक्षित को किसी छोटे राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन्हीं अटकलों के बीच कल मार्गरेट अल्वा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कहा कि मुझे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज और जेबी पटनायक भी कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले और इस्तीफे से इनकार कर दिया। आज केंद्र सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें 30 ईजीओएम और जीओएम को समाप्त करने को लेकर औपचारिक फैसला किया जाएगा। पिछली यूपीए सरकार के बनाए ईजीओएम और जीएम को खत्म करने के लिए 31 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया था और सभी मंत्रालयों और विभागों को लंबित मामलों के निपटारे के लिए कहा गया था। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने कहा है कि बीजेपी किसी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और सरकार बनाने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू के समर्थन को लेकर कल पार्टी विधायकों की पटना में लालू के आवास पर बैठक हुई। इसमें 21 में से 17 आरजेडी विधायक भी शामिल हुए। हालांकि 3 घंटे की माथापच्ची के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि जेडीयू को समर्थन देने पर विधायकों की राय बटी हुई दिखी। विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने समर्थन देने पर सहमति जताई तो कुछ विधायकों ने विरोध जताया। अब आज फिर आरजेडी विधायक मीटिंग कर आखिरी फैसला लेंगे। वहीं जेडीयू विधायकों ने भी बैठक कर आगे की रणनीति तय की। पटना के एक अणे मार्ग पर हुई बैठक में 97 विधायक ही शामिल हुए, 20 विधायक नहीं आए। यूपी की अखिलेश सरकार में फेरबदल और बदलाव का खेल जारी है। मुख्यमंत्री ने इस बार अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। राज्य मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को मंत्री पद से हटा दिया गया है। वहीं करीब दर्जन भर मंत्रियों के विभागों को बदल दिया गया है। जिनके मंत्रालय बदले गए हैं उनमें सबसे अहम नाम राजेंद्र चौधरी और बलराम यादव है। वहीं यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था से हो रही किरकिरी की गाज प्रधान सचिव दीपक सिंघल पर भी गिरी है। राकेश बहादुर को उनकी जगह सौंपी गई है।
सिर्फ 4 दिन पहले सिंघल की नियुक्ति हुई थी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी अपने वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को सौंप सकती है। उनसे हजारीबाग जेल मिलने पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने ये बातें कही। बिजली आंदोलन को लेकर यशवंत सिन्हा जेल में बंद हैं। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद आडवाणी ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि यशवंत सिन्हा को बागडोर सौंपने से राज्य का जबरदस्त विकास होगा। प्रीति जिंटा के आरोपों की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बीसीसीआई से कई जानकारी मांगी है। इसमें विवाद के समय वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पैविलियन में बैठे दर्शकों की लिस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट की जानकारी शामिल है। साथ ही पुलिस जानना चाहती है कि उस समय सुरक्षा स्टाफ और दूसरे कर्मचारी कौन कौन थे। उन सभी मौजूद लोगों के बयान दर्ज हो सकते हैं। मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा को क्राइम स्पॉट पर भी ले जाना चाहती है और पूरी घटना का रिक्रिएशन कर पंचनामा करना चाहती है। किंग्स 11 पंजाब के स्टेक होल्डर में से एक मोहित बर्मन पहली बार इस विवाद पर बोले। उन्होंने कहा कि ये प्रीति और वाडिया के बीच का मामला है। दोनों में से किसी ने नहीं कहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा करना चाहते हैं तो दूसरे हिस्सेदार शेयर खरीद सकते हैं। फिलहाल लंदन में मौजूद रोहित बर्मन के कुल 46% शेयर हैं। नासिक प्याज मंडी के व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल व्यापारी कारोबार करने पर राजी हो गए। आज से सभी 14 मंडियों में प्याज की नीलामी शुरू हो जाएगी। खरीद बिक्री का मुआवजा बढ़ाने और मजदूरों की मजदूरी को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने मंडी अधिकारियों को भरोसा दिया है कि 10 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी। कर्नाटक के बीजापुर में 4 साल की एक बच्ची 300 मीटर गहरे बोरवेल में गिर गई। यह हादसा कल शाम करीब 7 बजे हुआ। तब से अक्षता नाम की उस बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है कि वो 50 मीटर की गहराई पर फंसी हुई है। उसे बचाने के लिए बेंगलोर और पुणे से रेस्क्यू टीम पहुंची है। बचाव दल बोरवेल में लगातार एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। साथ ही बच्ची की हालत पर नजर रखने के लिए गहराई में एक कैमरा भी लगाया गया है। उड़ीसा पुलिस ने विशाखापत्तनम से अस्पताल के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो किडनी रैकेट में शामिल था। पुलिस के मुताबिक उसके अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। डायरेक्टर की गिरफ्तारी के साथ ही वो बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस को पहले से रैकेट की जानकारी थी और इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। रैकेट का मुखिया अब तक फरार बताया जाता है। लुधियाना में एक रेडीमेड कपड़ा और कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग लग गई। 3 मंजिला इमारत में चलाई जा रही फैक्ट्री पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों फायर ब्रिगेड गाड़ियों को लगाया गया। हालांकि तब तक फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में रखे सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। दलित युवक को जिंदा जलाए जाने के मामले में SC/ST आयोग PL पुनिया झांसी पहुंचे और मृतक के घर वालों से मुलाकात की। पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हैं। झांसी में जिन लोगों ने युवक को जलाया उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुनिया ने आरोप लगाया कि गुनहगार प्रभावशाली लोग हैं, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। चेन्नई में एक जिंदगी बचाने के लिए अनोखी पहल हुई। प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक मरीज के दिल को ट्रांसप्लांट किया जाना था, जिसे सरकारी अस्पताल से ब्रेन डेड बॉडी से लाना था। दोनों अस्पतालों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर थी। डॉक्टरों के मुताबिक समय बेहद कम था, लिहाजा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मदद से 12 किलोमीटर के रास्ते को ग्रीन सिग्नल पूरी तरह कर दिया गया ताकि कोई रुकावट नहीं आए। 26 पुलिस वाले रास्ते में तैनात किए गए। सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस दिल लेकर निकला और 12 ट्रैफिक सिग्नल पार कर महज 13 मिनट 22 सेकंड में प्राइवेट अस्पताल पहुंच गया। तब जाकर कहीं सही समय पर ऑपरेशन पूरा हो सका। दिल्ली में ई-रिक्शा पर बैन नहीं लगेगा। साथ ही ई-रिक्शा चालकों को 3% ब्याज दर पर लोन भी मुहैया कराया जाएगा। ये वादा किया केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। कल रामलीला मैदान में ई-रिक्शा ड्राइवरों की रैली में पहुंचे नितिन गडकरी ने दीनदयाल ई-रिक्शा का नाम दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि रोजगार देकर गरीबी खत्म करेंगे और इसके लिए सरकार हिंदू, मुस्लिम और दलित का भेद नहीं करेगी। मुंबई में भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का बंगला नीलाम करने की तैयारी हो चुकी है। आज 17,150 वर्ग फीट में बने बंगले की बोली लगेगी। नीलामी के लिए आरक्षित कीमत 257 करोड़ रुपए रखी गई है। मालाबार हिल्स इलाके में स्थित मेहरागिर नाम के बंगला की नीलामी रोकने के लिए कई वैज्ञानिक सामने आए हैं। भारत रत्न CNR राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं बार के पूर्व चेयरमैन अनिल काकोडकर और कई कर्मचारियों ने भी नीलामी रोकने की मांग की है। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में मिला 32 लाख का चढ़ावा। चमचमाती सोने से बनी इस माला को श्रीरंगम मठ के पुजारी ने दान दिया। ये खास तौर पर बनाई गई सोने की माला पूरे 1 किलो वजन की है।
यूपी के झांसी में एक नवविवाहिता के अपहरण और गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि 2 लोगों ने उसका अपहरण कर 3 दिन तक गैंगरेप किया। मामला 2 महीने पहले का है। तब से पीड़ित पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। स्थानीय यूपी पुलिस की अनदेखी के बाद अब पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई है। एसएसपी ने भरोसा दिया है कि शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में भी एक लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया गया। आरोप अकरम नाम के एक युवक पर है। 26 मई को लड़की की सगाई के दिन ही आरोपी उसे बाजार ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसकी पिटाई भी की। उसका आरोप है कि पुलिस पैसे के लिए आरोपी को बचा रही है। वहीं अधिकारियों ने किसी भी दबाव से इनकार किया है। दिल्ली के सराय रोहिला में एक बुजुर्ग ने अपने दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक ने अपने पड़ोस की लड़की से लव मैरिज की थी। डोसा खाने के दौरान कल दोनों में लड़ाई हुई। लड़की ने अपने पिता को ये बात बताई। तैश में आकर लड़की के पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने दामाद को गोली मार दी। हत्या के बाद मृतक की पत्नी अपने पिता को कोसने लगी। दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में मंगलवार को एक महिला पर 2 अज्ञात लोगों ने तेजाब फेंक दिया। घटना के वक्त महिला अपने पति के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। जख्मी हालत में उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार महिला के हाथ और पैर पर जख्म है। पुलिस का कहना है कि महिला का किसी से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। दिल्ली के मियावाली इलाके में गुरुद्वारे से 13 जून को हुई चोरी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुद्वारे से करीब 55 लाख की सोने की छतरी चोरी हो गई थी। आरोपियों में गुरुद्वारा का सेवादार भी शामिल है। इसकी मिलीभगत से ही चोरी हुई थी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की छानबीन से सभी आरोपियों का सुराग मिला और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उनसे सोने का छत्र भी बरामद कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। वो खुद को आर्मी का मेजर बताकर लड़कियों को शादी का प्रस्ताव देता था। कुछ लड़कियों को इसने अपने जाल में फंसा लिया, उनसे ठगी भी की। आरोपी से पुलिस ने 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। भोपाल पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में उसकी प्रेमिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वारदात 1 हफ्ते पहले हुई थी। आरोपी प्रेमिका के मुताबिक लड़के ने उससे शादी का वादा कर दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। मीरपुर में दूसरे वनडे में भारत ने बांग्लादेश पर 47 रनों की सनसनीखेज जीत दर्ज कर 3 वनडे की सीरीज 2-0 से जीत ली है। कल हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। पूरी टीम महज 105 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का यह अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है। सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मेजबान बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 58 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। स्टुअर्ट बिन्नी ने महज 4 रन देकर 6 विकेट लिए। वहीं मोहित शर्मा ने भी 22 रन खर्च कर 4 विकेट झटके। सीरीज का आखिरी मैच गुरुवार को खेला जाएगा। आखिरकार बिन्नी का सितारा चमक ही गया। सिलेक्टर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट के सिलेक्शन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। दूसरे वनडे में बिन्नी ने 10 ओवर का मैजिकल स्पेल फेंका, जिसमें उन्हें 6 विकेट सिर्फ 4 रन की कीमत पर मिले। बिन्नी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस तरह बिन्नी किसी वनडे में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग स्पेल फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले अनिल कुंबले ने 12 रन देकर 6 विकेट का रिकॉर्ड बनाया था। बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम ने भारत के हाथों मिली शर्मनाक सीरीज हार के लिए बांग्लादेशी फैंस से माफी मांगी है। रहीम ने कहा कि वो कोई बहाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन उनकी टीम के पास जीत का एक अच्छा मौका था, जिसे उन लोगों ने गंवा दिया। सीरीज से पहले रहीम ने बी टीम भेजने के लिए भारत की कड़ी आलोचना की थी और दावा किया था कि रैना की अगुवाई में आ रही टीम को वो बुरी तरह परास्त कर देंगे। अब बात ब्राजील में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप की। ग्रुप एच के एक रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने अल्जीरिया को 2-1 से मात दे दी। 12 साल बाद बेल्जियम को वर्ल्ड कप में जीत मिली है। वहीं ग्रुप ए के एक मुकाबले में मैक्सिको और ब्राजील के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों टीमें गोल नहीं कर पाई। ग्रुप एच के मुकाबले में रूस और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। दोनों टीमों ने एक-एक गोल दागे।